ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड एचआरएम यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है उसका इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने में। देखिए होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन काम करता है, पीपल काम करते हैं यानी कि ह्यूमन रिसोर्स काम करता है। अब अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है यानी कि कोई रिलेशनशिप पैटर्न ही नहीं है, यानी कि कोई सिस्टम ही नहीं है कि कौन किसके नीचे काम कर रहा है, कौन किसके साथ काम कर रहा है, किसको कौन ऑर्डर देगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, ये चीज़ें पता ही नहीं किसी को, तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे जो एफर्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स का वो आप उसको कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे और कहीं ना कहीं फिर जो परफॉर्मेंस है वो पुअर होगी। तो सभी पीपल्स के एफर्ट को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड की जाती है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड की जाती है कि किसकी क्या अथॉरिटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। तो उसी को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो पीपल हु वर्क टुगेदर इन ऑर्गेनाइजेशन नीड अ डिफाइंड एंड सिस्टमैटिक सिस्टम और स्ट्रक्चर थ्रू विच दे कैन रिलेट टू ईच अदर एंड कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की वजह से वो एक दूसरे से रिलेट हो पाते हैं कि हाँ ये मेरे और बॉस हैं, हाँ ये मेरे सबऑर्डिनेट हैं, हाँ ये मेरे सुपीरियर हैं या फिर जो है कलीग्स हैं। तो इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की वजह से ये रिलेट कर पाते हैं एंड कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट, और उसके बाद जो है मिलजुल कर जो है वो अपने एफर्ट को कोऑर्डिनेट करके ऑर्गेनाइजेशन की गोल को और पर्सनल गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। क्लियर। तो द डिफाइंड रिलेशनशिप अमॉन्ग द एलिमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि पीपल, टास्क, स्ट्रक्चर एंड इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल प्रोसेस इज रिफर्ड टू एज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि जो डिफाइंड रिलेशनशिप होता है पीपल्स के बीच में, टास्क के बीच में, स्ट्रक्चर के बीच में, इंफॉर्मेशन कंट्रोल प्रोसेस के बीच में, उसी को क्या कहा गया है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहा गया है। तो ये क्या हो गया, इट इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ पीपल वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अचीव सर्टेन गोल। तो ये क्या हो गया, ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है किसका, पीपल का, कि जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके। क्लियर। तो इट इज द फ्रेमवर्क ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप अमॉन्ग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। तो इसको डिफाइन किया है इन द वर्ड ऑफ कार्ल रिसल ने। कार्ल रिसल ने क्या कहा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड एंड इनफॉर्मली डेवलप दैट गवर्न द एक्टिविटीज ऑफ द पीपल हु आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या हो गया, एक सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप है, चाहे वो फॉर्मली प्रिस्क्राइब किया गया होता है और इनफॉर्मली डेवलप भी होता है। ठीक है, जिससे कि जो एक्टिविटीज होती है पीपल्स की वो गवर्न होती हैं और जो है वो डिपेंड करती है किस पे, कि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है, कॉमन गोल है, वो अकम्प्लिश हो जाए। तो यहाँ पे एलिमेंट्स की बात करें कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, तो सबसे पहले है द नेटवर्क ऑफ फॉर्मल रिलेशनशिप एंड ड्यूटीज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ पे जो है रिलेशनशिप होता है, वो भी कैसा, फॉर्मल रिलेशनशिप होता है और ड्यूटीज का रिलेशनशिप होता है कि किसको कौन सी ड्यूटीज करनी है, यानी कि द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड द जॉब डिस्क्रिप्शन। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का मतलब क्या होता है कि ये एक्सप्लेन करता है कि कौन फॉर्मल रिलेशनशिप को, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन बॉस होगा, कौन जो है सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, उस चीज़ को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कहते हैं। और जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, टास्क हैं। क्लियर। द मैनर इन विच वेरियस टास्क एंड एक्टिविटीज आर असाइंड टू डिफरेंट पीपल एंड डिपार्टमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि यहाँ पे वेरियस टास्क और एक्टिविटीज जो है वो असाइन किए जाते हैं पीपल को, तो किस तरीके से किस पीपल को, किस डिपार्टमेंट को कौन सा टास्क और एक्टिविटीज असाइन किया गया है, वो जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में दिखाया जाता है। द वे इन विच वेरियस एक्टिविटीज एंड टास्क आर कोऑर्डिनेटेड, और किस तरीके से वेरियस एक्टिविटीज को जो है कोऑर्डिनेट किया गया है उसको भी जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में दिखाया जाता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में दिखाया जाता है। होता क्या है कि जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो किससे कोऑर्डिनेट करेगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से काम कोऑर्डिनेट करेगा। तो यही चीज़ क्या है, कोऑर्डिनेशन को भी दिखाया जाता है। द पावर, स्टेटस एंड हायरार्किकल रिलेशनशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में पावर किसकी क्या है, स्टेटस क्या है, हायरार्किकल रिलेशनशिप क्या है, उसको भी जो है डिनोट किया जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। द प्लान, पॉलिसीज, मेथड एंड कंट्रोल दैट डायरेक्ट द एक्टिविटीज एंड रिलेशनशिप, यानी कि किसकी क्या एक्टिविटीज है और क्या रिलेशनशिप है, उसके लिए क्या पॉलिसीज है, क्या मेथड है, कैसे कंट्रोल किया जाना है, वो भी जो है एलिमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। एंड द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी कि अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा, डायगोनल कम्युनिकेशन होगा, किस तरीके का कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो करेगा, उसका भी वो भी जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। क्लियर। अब बात कर लें कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल दो टाइप के जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन आपने सुने होंगे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मल रिलेशनशिप होता है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो सीईओ होता है, फिर जो हेड होते हैं, वो जो है वो रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं। तो इन सच एन एंटरप्राइज देयर आर वेल डिफाइंड रोल, पोजीशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे इस टाइप के एंटरप्राइज में क्या होता है कि एक वेल डिफाइंड रोल होता है, किसको क्या करना है, कौन आपका बॉस है, कौन आपकी क्या पोजीशन है, आपकी क्या अथॉरिटी है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारी चीज़ें वेल डिफाइंड होती हैं, तो उसको हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। वहीं पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि रिफर्स टू एनी इनफॉर्मल रिलेशनशिप। ये क्या होता है, इनफॉर्मल
इनफॉर्मल रिलेशनशिप होता है अमॉन्ग द पर्सन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स दे आर बेस्ड ऑन देयर सोशल एंड पर्सनल रिलेशनशिप। यानी कि आप जो है अपने एम्प्लॉय के साथ काम कर रहे थे, दूसरे एम्प्लॉय के साथ काम कर रहे थे, और आपका जो है पता चला कि एक ही साथ रहते हैं या फिर एक ही कॉलोनी में रहते हैं या फिर एक ही एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आपके बीच में क्या हो गया, एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया। तो इस टाइप के हम क्या कहते हैं, इसको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए कि एक पर्सन है, वो अपने कलीग से मिलता है हर संडे को, और जो है वो किसी क्लब में जाते हैं पार्टी करने के लिए, तो ये क्या हो गया, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। क्लियर? तो ये जो मीटिंग हो रही है इन दोनों की, ये क्या होगी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। वहीं पे सेम ग्रुप ऑफ कलीग, यानी कि वही दोनों लोग जो बाहर मिलते थे वो ऑर्गेनाइजेशन में मिलते हैं, और वहाँ पे जो है वो लास्ट क्वार्टर में क्या परफॉर्मेंस रही है, किसकी क्या परफॉर्मेंस रही, क्या कमियां रही, उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। क्लियर? तो बाहर लोग मिल रहे हैं अपनी नीड के बेसिस पे, अपने सोशल और पर्सनल रिलेशंस के बेसिस पे, तो उसको इनफॉर्मल। और अगर ऑर्गेनाइजेशन में मिल रहे हैं और रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं, किसका क्या क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या अथॉरिटी है, उसके अकॉर्डिंग मिल रहे हैं, तो वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट कैटेगरी है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, दैट इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसको हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्लो करती है फ्रॉम टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव टू लोवेस्ट सबऑर्डिनेट, यानी कि जो टॉप मोस्ट है होता है सीईओ होता है, सीईओ से फिर उसके नीचे काम करने वाले, फिर उसके नीचे काम करने वाले, उसके नीचे काम करने वाले, इस तरीके से जो अथॉरिटी वो फ्लो करती है। क्लियर? एवरी एम्प्लॉय इज अकाउंटेबल टू वन सुपीरियर। यहाँ पे क्या होता है कि आपका सिर्फ एक बॉस होगा, आप किसी एक ही को रिपोर्ट करोगे, यानी कि जैसे कि मैं इनको भी रिपोर्ट करूँ, मैं किसी और को भी रिपोर्ट करूँ, मैं तीसरे बंदे को भी रिपोर्ट करूँ, नहीं, आप जो है किसी एक ही को रिपोर्ट करोगे। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड होता है। द अथॉरिटी रिलेशनशिप आर क्लियर एंड देयर इज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। और इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो अथॉरिटी रिलेशनशिप होता है वो क्लियर होता है, आपको पता होता है आपका बॉस कौन है, और बॉस को पता होता है कि उसका सबऑर्डिनेट कौन है, और यहाँ पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता है। जैसा कि आप फिगर में जो है देख रहे होंगे कि सीईओ है, सीईओ के नीचे दो मैनेजर है, एक मैनेजर प्रोडक्शन का है, एक मैनेजर मार्केटिंग का है। मैनेजर जो प्रोडक्शन है उसके नीचे फोरमैन काम कर रहे हैं, फैब्रिकेशन का फोरमैन काम कर रहा है, असेंबली का। तो यहाँ पे क्या है, सभी को पता है, वर्कर को पता है कि उसका कौन बॉस है, फोरमैन को पता है उसका कौन बॉस है, मैनेजर को पता है कि उसका कौन बॉस है। ये लाइन रिलेशनशिप कहलाता है, लाइन स्ट्रक्चर। वहीं पे दूसरा है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब नाम से क्लियर है, फंक्शन के बेसिस पे, कौन सा फंक्शन, कौन सा स्पेशलाइजेशन है आपका, उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता है। द डिपार्टमेंट्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग, सैलरी, वेलफेयर सर्विस, यानी कि कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं उसके हिसाब से जो है ग्रुपिंग कर दी जाती है लोगों की, तो उसको हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो स्पेशलिस्ट हेड ईच डिपार्टमेंट एंड हैज स्पेशलाइज्ड मैन अंडर हिम। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी फंक्शंस जो है डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंट बनाते हैं, उसको जो है कोई स्पेशलिटी हेड करता है। यानी कि अब सपोज करें कि सैलरी है, तो सैलरी में जो स्पेशलिस्ट होगा वही उस डिपार्टमेंट को हेड करेगा, और उसके अंदर जो सैलरी के से रिलेटेड काम करते होंगे वो लोग काम कर रहे होंगे। द ऑपरेटिंग एग्जीक्यूटिव आर फ्री फ्रॉम द नेसेसिटी ऑफ परफॉर्मिंग वर्क आउटसाइड देयर स्पेशल फील्ड एंड आर ऑफर्ड एक्सपर्ट असिस्टेंट एंड एडवाइस एज नीडेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर जॉब एंड टास्क। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, उनको बाहर का काम नहीं करना पड़ता, नहीं दूसरा काम नहीं करना पड़ता, जिसमें वो स्पेशलाइज्ड हैं वही काम करेंगे। और अगर कभी उनको असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है तो उस डिपार्टमेंट से, उस फंक्शनल डिपार्टमेंट से उनको एडवाइस असिस्टेंट मिल जाता है, जिससे कि वो अपना काम परफॉर्म कर सकें। तो जैसे कि एग्जाम्पल देख रहे हैं, सीईओ है, फिर मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, अलग अलग जो है फंक्शंस परफॉर्म करने वाले डिपार्टमेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होता है कि जो लाइन होता है और जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उन दोनों का बेनिफिट इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज बेसिकली दैट ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, बट स्टाफ ऑफिसर्स हु आर फंक्शनल एक्सपर्ट आर एंगेज्ड टू एडवाइज द लाइन ऑफिसर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। यानी कि जो लाइन ऑफिसर होंगे उनको डिफरेंट डिफरेंट चीजों में सजेशन देने के लिए, असिस्टेंस देने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्टाफ के लोग होते हैं, वो उनको सपोर्ट करेंगे। क्लियर? अंडर इट स्टाफ पोजीशन आर अटैच टू लाइन एग्जीक्यूटिव। जो लाइन एग्जीक्यूटिव होते हैं, लाइन के मेंबर्स होंगे, उनसे अटैच कर देते हैं स्टाफ पोजीशंस। पर्सनल डिपार्टमेंट प्रोवाइड एडवाइस एंड असिस्टेंट ऑन पर्सनल मैटर टू ऑल डिपार्टमेंट विदाउट डिस्करेजिंग यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ पे क्या है कि सपोज करें कि आप जो है मार्केटिंग हेड हैं, तो आपको एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, तो आप एचआर डिपार्टमेंट आपको आके मदद कर देगा। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, लाइन एंड स्टाफ। यहाँ पे लाइन भी है और स्टाफ भी है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे। सीईओ है, फिर उसके नीचे प्रोडक्शन मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है और फाइनेंस मैनेजर है, उसके नीचे फिर फोरमैन काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसको सपोर्ट करने के लिए इकोनॉमिस्ट भी अवेलेबल है, लीगल
लीगल एडवाइजर भी अवेलेबल हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। तो ये स्टाफ हो गए, इकोनॉमिस्ट और लीगल एडवाइजर क्या हो गए, ये स्टाफ हो गए। और जो सीईओ है, प्रोडक्शन मैनेजर है, फोरमैन है, वर्कर है, ये क्या है, ये लाइन हो गए। क्लियर। तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे दो टर्म आपको सुनने को मिलेंगे, लाइन अथॉरिटी एंड स्टाफ अथॉरिटी। देखिए लाइन अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया, इट गिव्स द मैनेजर द राइट टू इशू ऑर्डर टू अदर मैनेजर्स और एम्प्लॉय। लाइन अथॉरिटी मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो मैनेजर होगा उसके पास ये अथॉरिटी होगा कि वो अपने काम नीचे काम कर रहे एम्प्लॉयज को ऑर्डर दे सकता है। इट क्रिएट्स अ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। यहाँ पे सुपीरियर और सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप होता है, मैं आपका सुपीरियर हूँ, मैं आपको ऑर्डर दूंगा और आप मेरे सबॉर्डिनेट हो, आपको मेरा ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरीके से स्टाफ अथॉरिटी होता है। स्टाफ अथॉरिटी में क्या होता है, इट गिव्स द मैनेजर द राइट टू एडवाइस अदर मैनेजर और एम्प्लॉय। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टाफ अथॉरिटी है, इसका मतलब कि आपके पास राइट है कि आप दूसरे मैनेजर को, एम्प्लॉय को आप जो है क्या कर सकते हो, उसको एडवाइस दे सकते हो। इट क्रिएट्स एडवाइजरी रिलेशनशिप। तो लाइन अथॉरिटी में क्या होता है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है। स्टाफ में क्या होता है कि यहाँ पे एडवाइजरी रिलेशनशिप क्रिएट होता है। क्लियर। नेक्स्ट है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू डिविजन्स व्हिच कुड बी बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट, मार्केट और जियोग्राफिक एरिया। यानी कि यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट के बेसिस पे, अलग अलग मार्केट के बेसिस पे, फिर जियोग्राफिक एरिया के बेसिस पे डिविजन्स में जो है डिपार्टमेंट को डिवाइड कर दिया जाता है। ईच डिवीजन हैज इट्स ऑन set of functions like finance, marketing, etc., which are like a small micro organization within one large organization। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि अलग अलग डिवीजन क्रिएट होते हैं और हर डिवीजन में अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिपार्टमेंट बने होते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे कि सीईओ है, अब सीईओ ने क्या किया, तीन डिवीजन प्रोडक्ट ए के लिए बना दिया, दूसरा डिवीजन प्रोडक्ट वाई के लिए, तीसरा डिवीजन प्रोडक्ट जेड के लिए बना दिया। अब हर डिवीजन में R&D, मार्केटिंग, फाइनेंस अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। यानी कि एक ही R&D तीनों प्रोडक्ट के लिए है, हर डिवीजन के लिए अलग अलग R&D, मार्केटिंग और फाइनेंस है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट, मार्केट या ज्योग्राफिक एरिया के बेसिस पे डिविजन्स तैयार कर दिए जाते हैं। और वहीं पे जो लास्ट स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दैट इज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स कहने का मतलब है मिक्स। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कोई आपका एक ही बॉस नहीं होगा या फिर आप एक ही डिपार्टमेंट पे काम नहीं कर रहे, बल्कि आप मल्टीपल डिपार्टमेंट पे काम कर रहे होगे और आप जो है मल्टीपल लोगों को रिपोर्ट भी करोगे। तो एक कंपनी स्ट्रक्चर वेयर टीम्स रिपोर्ट टू मल्टीपल लीडर, यानी कि आपका कोई एक ही बॉस नहीं होगा, आपके पास मल्टीपल जो है लीडर्स होंगे और आप मल्टीपल डिपार्टमेंट में काम कर रहे होगे। हो सकता है कि आप तीन प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, तो आप तीनों प्रोजेक्ट में काम कर रहे होगे और तीनों प्रोजेक्ट के जो हेड होगा उन तीनों को आप रिपोर्ट भी करोगे। तो इंडिविजुअल वर्क्स अक्रॉस टीम्स एंड प्रोजेक्ट एज वेल एज विद इन देयर ऑन डिपार्टमेंट और फंक्शन, यानी कि वो अपने डिपार्टमेंट में तो काम कर ही रहे होंगे, साथ ही साथ कोई दूसरी टीम बन गई है, कोई प्रोजेक्ट बन गया है तो उसमें भी काम कर रहे होंगे, तो अपने डिपार्टमेंट के हेड को भी रिपोर्ट करेंगे, उस प्रोजेक्ट हेड को भी रिपोर्ट करेंगे। तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहा जाता है। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए इंटरनेशनल एचआर एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि परफॉर्म की जाती हैं और उन एचआर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज किया जाता है। द बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल एचआर एक्टिविटीज़ आर, सबसे पहला होता है एचआर प्लानिंग। आप सपोज करिए कि कोई कंपनी है, वो इंडिया में काम कर रही है, अपना उसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, अब वो जो है अपना बिजनेस जो है अमेरिका में ओपन करना चाहती है, तो अमेरिका में एक सब्सिडरी ब्रांच ओपन करना चाहती है, तो अब वहाँ पे जो है उस ब्रांच को ओपन करने के लिए कुछ ना कुछ ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सपोज करिए कि 100 एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या है, एचआर प्लानिंग यही है कि नया बिजनेस स्टार्ट होने वाला है, वहां पे कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है और कितना आपके पास अवेलेबल है, दैट इज एचआर प्लानिंग। क्लियर। तो एचआर प्लानिंग में कि एचआर की रिक्वायरमेंट कितनी है, राइट टाइम पे राइट कैंडिडेट को राइट प्लेस पे रिक्रूट करना ही एचआर प्लानिंग कहलाता है। देन अगला काम क्या है कि आपने प्लान तो कर लिया कि आपको 100 एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है और आपने सोर्स को भी ढूंढ लिया। अगला काम क्या है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, यानी कि आप जो है उन 100 एम्प्लॉयज को आप क्या करोगे, रिक्रूट करने के लिए एडवर्टीजमेंट निकालोगे, एडवर्टीजमेंट निकालने के बाद उनको जो है सिलेक्शन करोगे, यानी कि टेस्ट लोगे, इंटरव्यू लोगे, उसके बाद फाइनली 100 एम्प्लॉय को आप क्या करोगे, सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हो, उनको ट्रेनिंग देते हो, उनको डेवलपमेंट, उनके डेवलपमेंट के ऊपर जो है काम करते हो। देन उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करते हो, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी, अच्छी है, पुअर है, अगर पुअर है तो दोबारा से उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करने की, प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। देन रेम्यूनरेशन, यानी कि कंपनसेशन, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनकी रेम्यूनरेशन, उनका कंपनसेशन डिसाइड किया जाता है, उनके बेनिफिट्स डिसाइड किए जाते हैं। उसके बाद एक्सपाट्रिएशन एंड रिपाट्रिएशन। एक्सपाट्रिएशन मीन्स कि जब आप अपने यहाँ की हेडक्वार्टर जहाँ पे है उस कंट्री के एम्प्लॉय को
किसी दूसरे कंट्री के ब्रांच में आप जो है उसको भेजते हो काम करने के लिए, तो उसको एक्सपेट्रिएशन कहते हैं। और रिपाट्रिएशन यानी कि अपने यहाँ से जो आपने भेजा था कहीं दूसरे सब्सिडी में काम करने के लिए एम्प्लॉय को, उसको आप जो वापस बुला लेते हो, तो रिपाट्रिएशन हो जाता है। तो ये जो है एचआर एक्टिविटी जो कि इंटरनेशनल एचआरएम के लिए इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। एंड देन एम्प्लॉय रिलेशन यानी कि एट्रिशन रेट को कम करने के लिए, यानी कि आपके यहाँ से एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएं, कहीं और चले जाएं, कंपटीटर के पास चले जाएं, उस रेट को कम करने के लिए जो है एम्प्लॉय रिलेशंस के ऊपर जो है एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट एचआर एक्टिविटीज हैं जिसको परफॉर्म करके इंटरनेशनल एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज किया जाता है। क्लियर। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहने का मतलब है कि हमें किसी काम को परफॉर्म करने के लिए कितने लोगों की या कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उस चीज़ को गेस करना, उस चीज़ को फोरकास्ट करना, एस्टिमेट करना और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है डिसीजन मेकिंग्स लेना। अब सपोज करें कि आपको जो है कोई 50 केजी का जो है बैग है वो आपको लेके आना है मार्केट से, तो आप अकेले नहीं जाओगे। आप क्या करोगे कि आपने क्या किया, आपने गेस कर लिया कि 50 केजी का बैग है तो यहाँ पे कम से कम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी। तो आपने क्या किया कि आपने घर से अपने किसी रिलेटिव को या फिर अपने भाई बहन को ले लिया और साथ में गए। उसके बाद जो है आप उस कैरी बैग को 50 केजी के बैग को आप लेके चले आते हो। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे प्लानिंग की। प्लानिंग क्या की कि आपको 50 केजी का बैग वहाँ से आपको कैरी करके लाना था, तो आपने प्लानिंग कर ली कि हाँ हमें 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी उस बैग को लाने की। तो यही चीज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बहुत सारे टास्क होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, मार्केटिंग का, एचआर का, फाइनेंस का, सेल्स का। तो हर काम के लिए, हर टास्क के लिए जो है हमें किसी की लोगों की जरूरत पड़ती है, यानी मैन पावर की जरूरत पड़ती है। तो एचआर डिपार्टमेंट का ये काम होता है कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है और क्या वो रिक्वायरमेंट फुलफिल है कि नहीं है। इस चीज़ को जो एचआर डिपार्टमेंट है वो इंश्योर करता है। तो वो क्या करता है, वो एचआर प्लानिंग करता है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करता है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है और क्या वो लोगों की रिक्वायरमेंट फुलफिल है कि नहीं। अगर फुलफिल नहीं है तो और लोगों को रिक्रूट करेगा और अगर ज़्यादा हो रही है तो लोगों को निकालेगा भी। क्लियर। और अगर बराबर है तो कोई भी एक्शन नहीं लेगा। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यानी कि द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग ह्यूमन रिसोर्स इन ए ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, ये प्रोसेस है जहां पे आप ह्यूमन रिसोर्स को क्या करते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्वायर करते हो और उनको यूटिलाइज करते हो। इट इंक्लूड्स प्लानिंग फॉर स्टाफ रिटेंशन, प्लानिंग फॉर कैंडिडेट सर्च, ट्रेनिंग एंड स्किल्स एनालिसिस एंड मच मोर। यानी कि यहाँ पे जो है स्टाफ को रोक के रखना है कि नहीं रखना है, इस पर डिसीजन लिया जाता है। प्लानिंग की जाती है कैंडिडेट सर्च करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के कोई रिटायर होने वाले तो हमारे यहाँ पे वैकेंसी होगी, तो उसके लिए हम पहले से ही कैंडिडेट को सर्च कर लें। ट्रेनिंग और स्किल्स की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको भी यहाँ पे जो है कंसीडर किया जाता है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज द राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो मतलब कि अगर आपको 10 एम्प्लॉयज़ चाहिए तो 10 एम्प्लॉयज़ आपके पास अवेलेबल हैं और सही डिपार्टमेंट में अवेलेबल है और सही टाइम पे आपके पास वो जो मैन पावर है वो अवेलेबल है। तो दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ये जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि सही समय पे, सही जगह पे, सही नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हो। तो यही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता है। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में पहले हम फोरकास्ट करते हैं कि हमें क्या कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास कितने अवेलेबल हैं, उन दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर डिमांड जो है वो सप्लाई के बराबर है, यानी कि जितनी चाहिए थी उतनी है, तो कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। और अगर सरप्लस ऑफ वर्कर्स हैं, यानी कि जो हमारे पास वर्कर हैं उनकी संख्या ज़्यादा है जितनी हमारी डिमांड है, तो उस केस में हम हायरिंग को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, टाइमिंग कम कर देते हैं या अर्ली रिटायरमेंट दे देते हैं, ले ऑफ कर देते हैं, फिर डाउन साइजिंग कर देते हैं। क्लियर। और वहीं पे अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो उस केस में फिर हम रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन परफॉर्म करते हैं। क्लियर। तो यही चीज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स उन्होंने क्या कहा, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन ensure that it has the right number and kind of people at the places at the right time capable of effectively and efficiently completing those tasks that will help the organization achieve its overall objective। तो organization की जो overall objective होते हैं उसको achieve करने के लिए जो number of employees की requirement होती है, उनके अंदर जो capabilities होती हैं, सही जगह पे उनको place करना, सही time पे place करना, जिससे कि वो effectively efficiently जो है अपने task को complete कर सके, वही चीज़ human resource planning कहलाता है। क्लियर। तो ऑब्जेक्टिव क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू बी एम्प्लॉयड। पहली चीज कि यहाँ पे क्या कहते हैं, वो एसेस करते हैं कि मैन पावर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। क्लियर। तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू बी एम्प्लॉयड, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, कितने लोगों को रिक्रूट या सेलेक्ट करना है, तो इस चीज़ को जो है करते हैं। दूसरा है टू रिटेन हाईली स्किल्ड स्टाफ, यानी कि यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ करंट वर्कफोर्स, यानी कि करंटली लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसको इवोल्यूएट करते हैं और उसमें जो हाई स्किल्ड स्टाफ होता है उसको रिटेन करके रखना भी इनका काम होता है। टू मैनेज एन इफेक्टिव डाउन
एम्फोसाइजिंग प्रोग्राम एफिशिएंट चेंज मैनेजमेंट इसको कहते हैं। यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे जो अगर सरप्लस हो गया है यानी कि डिमांड कम है लोगों की और हमारे पास एम्प्लॉयज़ ज़्यादा है, तो वहाँ पे उस केस में क्या होता है कि फिर वो जो है चेंज लाता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो ले ऑफ करेगा या फिर जो है निकालेगा लोगों को या फिर वर्किंग और कम कर देगा, कुछ ना कुछ वो डिसीजन मेकिंग किया था जिससे कि डाउन साइज किया जाता है वर्कफोर्स को। क्लियर। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो गए, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होंगे लेकिन ये मेन 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एचआर प्लानिंग के। अब बात कर लें कि एचआर प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस क्या है। तो देखिए सबसे पहले होता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन प्लान को एनालाइज करना है। लुक एट द फ्यूचर प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर प्लान क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहा है इन फ्यूचर या फिर कोई एक्सटेंशन प्लान करने जा रहा है। तो अगर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा, कोई नया एक्सटेंशन लेगा, तो इस केस में वहाँ पे आपको ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मैन पावर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देन फोरकास्ट डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसको फोरकास्ट करना है, एस्टिमेट करना है। बेस्ड ऑन द प्रीवियस स्टेप फोरकास्ट द रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स फॉर इट, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि एक्सटेंशन करने वाले हैं या फिर फ्यूचर में कोई नया प्रोजेक्ट लेने वाले हैं, तो उसके बेसिस पे जो है आपको फोरकास्ट करना होगा कि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट हो सकती है। देन फोरकास्ट ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई, यानी कि अब आपको ये फोरकास्ट करना है कि कहाँ कहाँ से आपको जो है एम्प्लॉयज़ मिल सकते हैं, वो स्टाफ मैन पावर कहाँ से मिल सकता है। तो गिवन द एस्टिमेटेड ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड, लुक एट द सोर्सेज ऑफ देयर सप्लाई एंड टू व्हाट एक्सटेंट दे आर अवेलेबल, यानी कि कहाँ कहाँ से आपको उस काम के लिए जो है मैन पावर मिल सकता है। तो सोर्सेज ऑफ सप्लाई को आपको यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेना है। देन एस्टिमेटिंग मैन पावर गैप, यानी कि यहाँ पे आपको क्या है, मैन पावर गैप को भी एस्टिमेट करना है कि हमारे पास कितने हैं और कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स एंड एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। भाई आप रिक्रूटमेंट करने ऐसे नहीं चले जाओगे कि आपको 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है लग रही है तो आप चले गए रिक्रूट करने, नहीं, पहले आप अपने यहाँ पे देखो आपके यहाँ पे है कितने, तो उसको गैप को जो है आइडेंटिफाई करो कि कितने की रिक्वायरमेंट आपको एक्चुअली लग रही है। ठीक है, किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, 10 में से 5 ऑलरेडी आपके यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको सिर्फ 5 ही चाहिए। क्लियर। देन एक्शन प्लान, यानी वंस द मैन पावर गैप आर एस्टिमेटेड देन द एक्शंस टू बी टेकन फॉर ब्रिजिंग दोज गैप आर प्लान, यानी कि जो भी गैप्स थे उसको जो है आपको ब्रिज करना होगा। यानी कि 10 लोगों की रिक्वायरमेंट थी, 5 ऑलरेडी थे, तो 5 लोगों को आपने और हायर कर लिया और आपने जो है उसको कंप्लीट के लिए गैप को मिनिमाइज कर दिया। एंड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल आर रिक्वायर्ड थ्रू आउट द प्रोसेस, यानी कि पूरे प्रोसेस में आपको मॉनिटर और कंट्रोल भी करके रखना है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस होता है, यानी कि पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन गोल को एनालाइज करना है, देन क्या डिमांड है, कितनी डिमांड हो सकती है फ्यूचर में, उसको आपको जो है फोरकास्ट करना है। देन ह्यूमन रिसोर्स की सप्लाई कौन कौन से कहाँ से सोर्सेज हो सकते हैं उसको आपको जो है फोरकास्ट करना है। देन एस्टिमेट दी मैन पावर गैप, यानी कि मैन पावर गैप कितना है उसको आप जानिए, फिर उसके बाद एक्शन प्लान लेके यानी कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कर सकते हैं। क्लियर। अब बात कर लें कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डायमेंशन ऑफ एचआर प्लानिंग। तो देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे क्वांटिटेटिव होती हैं एचआर प्लानिंग में और कुछ चीज़ें जो है वो क्वालिटेटिव फॉर्म में होती है। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिमांड फोरकास्टिंग एंड सप्लाई फोरकास्टिंग, यानी कि जो यहाँ पे डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हो, सप्लाई फोरकास्टिंग कर रही है, क्वांटिटेटिव नेचर होता है। देखिए फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, यानी कि हमारे पास जो पास्ट डेटा है उसके बेसिस पे हम फ्यूचर को एस्टिमेट करते हैं, तो वही चीज़ क्या कहलाती है, फोरकास्टिंग कहलाती है। तो डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, मींस एस्टिमेटिंग द फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज, यानी कि कितने एम्प्लॉय चाहिए, 10, 20, 50, 60, 70, 80। तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव हो गया। इट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटिंग सेल्स, यानी सेल्स को एस्टिमेट करके, नंबर ऑफ प्रपोजल कंपनी गेट, कितने प्रपोजल आ रहे हैं उसको बेसिस पे, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ ऑर्डर्स द कंपनी हैज़, यानी कितने ऑर्डर्स हमारे पास हैं प्रोडक्शन के लिए आए होंगे, कि डिमांड कितनी आई है, तो उसके हिसाब से जो है हम क्या करते हैं, डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। क्लियर। तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव अप्रोच है। वहीं पे दूसरा है सप्लाई फोरकास्टिंग। सप्लाई फोरकास्टिंग मीन्स इज अनदर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इट इज कंसर्न विद एस्टिमेटिंग द सप्लाई ऑफ मैन पावर बाय एनालाइजिंग द करंट रिसोर्स एंड फ्यूचर अवेलेबिलिटी। तो फ्यूचर में अवेलेबिलिटी कितनी है और करंट रिसोर्सेज क्या है, उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, एस्टिमेट करते हो कि सप्लाई कहाँ से हो सकती है मैन पावर की। फॉर दिस पर्पज द एक्सटर्नल सप्लाई एंड इंटरनल सप्लाई ऑफ मैन पावर मस्ट बी कंसिडर्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स प्लानर। तो जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहा है वो मैनेजर जो है उसको द्वारा जो है एक्सटर्नल सप्लाई और इंटरनल सप्लाई दोनों को ही कंसीडर करना चाहिए।
क्लियर। तो यहाँ पे दो क्वांटिटेटिव अप्रोच हो गए, कौन से, डिमांड फोरकास्टिंग यानी कि कितने की रिक्वायरमेंट है, सप्लाई फोरकास्टिंग कहाँ से कितना हमें मिल सकता है। क्लियर। अब जब आपने डिमांड को फोरकास्ट कर लिया कि कितने मैन पावर की डिमांड है और कितने आपके सप्लाई हो सकती है, कहाँ से सप्लाई हो सकती है, क्या सोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास। क्लियर। तो अब आपके पास क्या आता है, क्वालिटेटिव डायमेंशन। क्वालिटेटिव डायमेंशन यानी कि कौन सा जॉब रोल परफॉर्म करना है और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ह्यूमन रिसोर्स की। तो ये क्या है, ये क्वालिटेटिव डायमेंशन है। यानी आफ्टर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ पर्सनल फॉर ईच डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ जॉब, यानी कि इस टाइप का जॉब परफॉर्म करना है, विच विल फर्दर हेल्प इन मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिटीज रिक्वायर्ड बाय द पर्सन। यानी कि जब आपको नेचर ऑफ जॉब पता चल जाएगा तो उसके बेसिस पर आप उसके उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज चाहिए होंगी वो जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप सपोज करें कि यहाँ पे जो है फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट खाली है, तो नेचर ऑफ जॉब क्या होगा, फाइनेंस का हो गया। तो फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, फिजिकल या फिर एजुकेशनल, वो चीज़ें आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, जॉब एनालिसिस, यानी डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ जॉब अलॉन्ग विथ मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिटीज ऑफ पर्सनल इज कॉल्ड जॉब एनालिसिस। यानी कि जॉब को एनालाइज करना कि क्या टास्क परफॉर्म करना है, क्या क्या एक्टिविटीज उसमें रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी होंगी और उसके लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एम्प्लॉय की। यही चीज़ क्वालिटेटिव डायमेंशन कहलाता है। तो जॉब एनालिसिस जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक है जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि कंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग द जॉब, यानी टास्क, ड्यूटीज, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी उस पोजीशन की, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड डेटा वहाँ पे होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि जॉब को डिस्क्राइब करता है कि क्या जॉब है। वहीं पे दूसरा है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब कि उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, यानी फिजिकल क्वालिटीज़, एजुकेशनल क्वालिटीज़ या फिर अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन में मेंशन होती हैं। तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डायमेंशन है किसका, एचआर प्लानिंग का। अब फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड इन प्लानिंग, यानी कि जब भी आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सप्लाई, यानी कि कहाँ से आपको वो एम्प्लॉय मिलेंगे, यानी कि आपको सपोज करें कि नई सब्सिडरी ब्रांच है और 100 एम्प्लॉय चाहिए, तो वो 100 एम्प्लॉय कहाँ से मिलेंगे, सप्लाई कहाँ से होगी उसकी। द टैलेंट कैन बी सोर्स्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आप यूनिवर्सिटीज से जा सकते हैं, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जा सकते हैं, वहाँ से आप जो है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर कॉम्पिटिटर के यहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी आप हायर कर सकते हो हाई सैलरी पैकेज देकर। क्लियर। तो सप्लाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉस्ट, यानी कि आपको नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करने का क्या कॉस्ट होगा, या फिर आपके यहाँ पे जो एम्प्लॉय है उसको प्रमोट करके वहाँ पे भेजने का क्या कॉस्ट होगा। यहाँ पे कॉस्ट को डिटरमाइन करना जरूरी है। कॉस्ट ऑफ लेबर, कितना रिक्रूटमेंट का कॉस्ट आएगा। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग क्रिटिकल टैलेंट इज टू हाई, यानी कि आपके यहाँ पे जो कोई टैलेंटेड पर्सन था उसको आप रिप्लेस करना चाह रहे हो तो वो आपके लिए उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है। इट इज़ ऑल्सो डिसरप्ट द वर्किंग प्रोजेक्ट, यानी कि कोई काम चल रहा था उसको डिस्टर्ब भी कर सकता है अगर कोई छोड़ के चला जाता है। द न्यू टैलेंट ऑल्सो मे टेक टाइम टू एडजस्ट टू चेंज एनवायरमेंट एंड टेक टाइम टू एड वैल्यू एंड टू पे फॉर इटसेल्फ, यानी कि जब अगर कोई किसी नए को आप रिक्रूट करोगे तो वो टाइम भी लेगा अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, चेंज जो नया इन्वायरमेंट है वहाँ पे एडजस्ट करने के लिए और नई नई चीज़ें सीखने के लिए, अपने टैलेंट को इंप्रूव करने के लिए वो टाइम लेगा। तो ये कॉस्ट है, ये क्या है, इसको भी कंसीडर करना चाहिए कि आपको नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है या फिर ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड है उनको जो है प्रमोट करना है, या फिर जो आपके यहाँ से छोड़ के जाने वाला है उसको रोकना है। क्लियर। देन आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी यानी कि मूवमेंट। टैलेंट में भी अवेलेबल बट दे मे नॉट बी विलिंग टू लीव देयर होम कंट्री फॉर और देयर नेटिव प्लेस। तो इंटरनेशनल एचआर में क्या होता है कि मोबिलिटी वाली इशूज आती हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होंगे जो आप चाहते हैं कि वो होम कंट्री से होस्ट कंट्री में चले जाएं, लेकिन क्या होता है कि वो एम्प्लॉय अपना घर, अपना होम कंट्री छोड़ के नहीं जाना चाहता है। तो ये मोबिलिटी की इशू भी आती है एचआर प्लानिंग में। देन आता है एट्रिशन। एट्रिशन यानी कि यहाँ पे आपके यहाँ पे कितने एम्प्लॉय छोड़ के चले जा रहे हैं। एट्रिशन रेट टेंड टू बी हाई एज टैलेंटेड इज लर्ड बाई कंपिटिटर एट अट्रैक्टिव पैकेज। तो क्या होता है कि जो कंपिटिटर्स होते हैं वो अट्रैक्टिव पैकेज देकर आपके यहाँ के जो टैलेंटेड एम्प्लॉय होते हैं वो अपने यहाँ पे रिक्रूट कर लेते हैं, तो एट्रिशन रेट इस केस में हाई हो जाता है। कंपनी शुड ट्राई टू रिटेन देयर की टैलेंट एंड ऑल्सो इज अट्रैक्टिंग न्यू टैलेंट एज द कॉस्ट ऑफ लूजिंग एन ओल्ड एम्प्लॉय एंड रिप्लेसिंग इज टू हाई। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके यहाँ पे टैलेंटेड पर्सन है उनको आप रोक के रखिए और साथ ही साथ ये भी कोशिश करिए कि जो नए टैलेंटेड हैं उनको भी आप अट्रैक्ट करें, क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ से छोड़ के जाता है ना तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि जब आप इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के ह्यूमन रिसोर्स देखने को मिलेंगे इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स के केस में। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहला है पेरेंट कंट्री नेशनल, पीसी यानी इसको कहते हैं, यानी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री ऑफ द हेडक्वार्टर ऑफ द एमएनई एंड एम्प्लॉयड बाय द फर्म इन द कंट्री ऑफ इट्स हेडक्वार्टर। यानी सपोज करें कि कोई कंपनी है, फोर्ड है, तो फोर्ड जो है वो अमेरिका की कंपनी है, तो अमेरिका में उसका हेडक्वार्टर है, उसने अमेरिका के लोगों को ही वहाँ पे रिक्रूट करके रखा है, तो इस टाइप के एम्प्लॉय
को हम क्या कहेंगे, पेरेंट कंट्री नेशनल, यानी कि जहाँ की कंपनी है वहीं का जो है एम्प्लॉय वहीं पे काम कर रहा है, तो पेरेंट कंट्री नेशनल। देन आता है होस्ट कंट्री नेशनल। होस्ट कंट्री नेशनल यानी कि सिटीजन्स ऑफ द कंट्री वेयर द सब्सिडरी इज लोकेटेड। फोर्ड है, अमेरिका की कंपनी है, लेकिन फोर्ड ने अपना ब्रांच ओपन सब्सिडरी जो है इंडिया में ओपन कर रखा है। अब जो है वो इंडिया के सिटीजन्स को जो है वहाँ पे रिक्रूट कर लेती है अपनी कंपनी में, यानी कि इंडिया में जो सब्सिडरी है फोर्ड की, इंडिया के लोगों को उस सब्सिडरी में रिक्रूट कर रखा है। तो इस टाइप के लोगों को हम क्या कहेंगे, होस्ट कंट्री नेशनल, यानी कि जहाँ पे जिस कंट्री में हमारा सब्सिडरी ब्रांच है वहाँ के लोग उस सब्सिडरी में एम्प्लॉय हैं, तो उसको कहेंगे होस्ट कंट्री नेशनल। तीसरा है थर्ड कंट्री नेशनल। थर्ड कंट्री नेशनल का मतलब सिटीजन ऑफ ए कंट्री अदर देन पेरेंट कंट्री और द कंट्री ऑफ द सब्सिडरी टू वर्क इन वन ऑफ इट्स फॉरेन सब्सिडरी। सपोज करिए फोर्ड है, अमेरिका की कंपनी है, उसने अपनी ब्रांच इंडिया में, सब्सिडरी इंडिया में ओपन कर रखी है, लेकिन इंडिया की सब्सिडरी में इंडिया के लोगों को रिक्रूट ना करके उसने क्या किया कि जापान से लोगों को बुलाया और वहाँ पे इंडिया में रिक्रूट कर दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, जापान को थर्ड कंट्री नेशनल कहेंगे। क्लियर, क्या कहेंगे, थर्ड कंट्री नेशनल। तो पेरेंट कंट्री नेशनल क्या हो गया कि फोर्ड अमेरिका की है, अमेरिका के लोगों को ही फोर्ड ने अमेरिका के हेडक्वार्टर में रिक्रूट कर रखा है, तो वो पेरेंट कंट्री नेशनल हो गए। फोर्ड की सब्सिडरी ब्रांच इंडिया में है और इंडिया के लोगों को ही इंडिया की सब्सिडरी में उसने रिक्रूट कर रखा है, उसको होस्ट कंट्री नेशनल कहेंगे। और इंडिया की सब्सिडरी में उन्होंने जापान से या फिर श्रीलंका से लोगों को बुलाया और वहाँ पर इंडिया की सब्सिडरी में रिक्रूट कर दिया, तो उनको हम थर्ड कंट्री नेशनल कहेंगे। अब आता है एक्सपाट्रिएट। एक्सपाट्रिएट का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयज पोस्टेड टू अनदर कंट्री टू वर्क इन फॉरेन सब्सिडरी और अदर टाइप ऑफ ऑपरेशन फॉर मोर देन 1 ईयर, दे आर जनरली रिफर टू एज एक्सपाट्रिएट्स और इंटरनेशनल असाइनीज, यानी IAS कहते हैं उनको। तो इसको क्या कहते हैं, एक्सपाट्रिएट। एक्सपाट्रिएट यानी कि क्या होता है कि सपोज करें कि जो फोर्ड है वो अमेरिका में है, अमेरिका को लोगों को रिक्रूट कर रखा है, तो अब उसने क्या किया कि उसकी सब्सिडरी जो इंडिया में खुली है वहां पर अमेरिका के ब्रांच में जो एम्प्लॉय था उसको भेज दिया इंडिया में, इंडिया की सब्सिडरी में काम करने के लिए 1 साल से ज़्यादा, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपाट्रिएट कहेंगे। पेरेंट कंट्री नेशनल जो था वो होस्ट कंट्री नेशनल, यानी कि होस्ट कंट्री में आता है, वहाँ पे जॉब करता है 1 साल से ज़्यादा, तो उसको एक्सपाट्रिएट कहेंगे। और जब वो अपने घर को लौट जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिपाट्रिएट, यानी कि अमेरिका के हेडक्वार्टर से एक एम्प्लॉय आया, इंडिया की सब्सिडरी में काम किया, 1 साल बाद जो है इंडिया की सब्सिडरी से वापस वो चला गया अपने होम कंट्री में, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिपाट्रिएट कहेंगे। क्लियर, तो ये टाइप ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में कंसीडर किए जाते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।